वो कराएंगे, तो मैं आदर सहित धर्मेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता महोदय का परिचय कराएं और परिचय के साथ आमंत्रित करें। सभी को ओम। आदरणीय सभी मंच, आज जो हम आज के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, आपका श्री आर का जन्म 17 जुलाई 1967 को ग्राम महावड़, परगना तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपने श्री आर के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पग 1999 में रखा गया, जब उनकी प्रथम पुस्तक भारतीय छात्र धर्म और अहिंसा प्रकाशित की गई। उसके पश्चात डॉक्टर साहब ने अब तक 67-80 पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने देश के राष्ट्रवादी लोगों को हृदय से प्रभावित किया है। डॉक्टर आर गौरक्षा, धर्म रक्षा व राष्ट्र रक्षा सम्मेलनों में देश के विभिन्न अंचलों में जा जाकर जन जागरण का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आपका उगता भारत ट्रस्ट भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब का आज परिचय हो गया है। आदरणीय डॉक्टर साहब को सादर आमंत्रित है मंच पर। डॉक्टर साहब का स्वागत है सभी की ओर से। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। या मेधाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं। मंच पर विराजमान माँ भारती के सभी सच्चे सपूतों, वीर वीरांगनाओं को मेरा हृदय से नमन। मैं पूर्व में अभी सभी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, वैदिक संस्कृति के प्रति समर्पित जो कुछ भी कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था, उसका जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है। श्रद्धेया बहन जी श्रीमती प्रणिता साकरे जी, हमारे आदरणीय धर्मेंद्र बुंदेला जी, और जो भी महानुभाव, मेरा परिचय नहीं है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं सभी से हृदय से प्रभावित हुआ। आज का विषय दिया गया उगता भारत, राष्ट्र मंदिर और भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आवाज कम सी लग रही है मुझे, या तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम होगा मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा महोदय चेक कर लें, और थोड़ा सा आवाज आपकी पूरी थोड़ा सा कम लग रही थी। जी अभी आई? जी जी हाँ जी। आज के विषय पर आते हैं। भारत के इतिहास के साथ, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ, भारत के वैभव और गौरव के साथ जो खिलवाड़ किया गया और खिलवाड़ किया जा रहा है, यह सिलसिला आज का नहीं है, यह सैकड़ों वर्षों का इतिहास सिलसिला है। और निरंतर हम उस सिलसिले के, उस षड्यंत्र के शिकार होते जा रहे हैं। आज हमको अंतरावलोकन करने की आवश्यकता है। अभी जो चुनाव हुए उनमें क्या हो गया, मैं उधर जाऊंगा नहीं, विषय भी नहीं है, लेकिन ये क्यों हो जाता है कि जब हिंदू शक्ति खड़ा होने का साहस दिखाती है तो कोई ना कोई मुगल आ जाता है, कोई ना कोई अंग्रेज आ जाता है मराठों को पराजित करने के लिए या हिंदू शक्ति का विनाश करने के लिए, और बने बनाए खेल बिगड़ने लगते हैं। इस इतिहास के द्वारा जो नीरसता परोसी गई और जिस नीरसता के भाव ने हमारी पीढ़ी को
बर्बाद कर दिया। अपने आप को समझने से हम वंचित रह गए। हमने नहीं समझा कि हम कौन थे, क्या थे, कैसे थे, और हमको वो परोस दिया गया जो हम नहीं थे। मित्रों, मौर्य शासन, मौर्य वंश का शासन जब इस देश पर था तो 52 लाख वर्ग किलोमीटर का उनका साम्राज्य का विस्तार था। आज का भारत यदि देखा जाए तो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत आज हमारे पास उस समय के अनुसार नहीं है। 1857 की क्रांति हुई तो 83 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत हमारे पास था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, ये सारे के सारे भारत का एक अंग हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के समय की बात कर रहा हूं। जिन विभिन्न शासकों ने भारतीय एकता और अखंडता के लिए बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, आज उनका नाम नहीं मिलता। तथाकथित इतिहासकारों ने, लेखकों ने, बड़े नाम वाले लोगों ने, जिनमें नेहरू जी का नाम भी सम्मिलित है, उन्होंने देश के इतिहास का सर्वनाश करने का गंभीर और आपराधिक कार्य किया। हमको दिखाया गया कि महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रसाल, वीरबंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये देश में लड़ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, देश को लड़ा रहे थे, बड़ी शक्तियों का विनाश कर रहे थे, यानी मुगलों का विरोध करके एक गंभीर अपराध कर रहे थे। जो लोग राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय शक्ति की उपासना करते हुए कार्य कर रहे थे, उनको हीन करके दिखाया गया, और जो उनका विनाश कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे, राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने वाली शक्तियों का दमन कर रहे थे, उनको इस देश का हीरो दिखाया गया। ऐसे कई शासक, कई शासन हमारे देश में रहे जो पराधीनता के तथाकथित काल से बड़े बड़े विशाल साम्राज्यों का शासन करने वाले शासक बने। मैं अभी बता रहा था मौर्य शासन के बारे में। चोल राजवंश 1630 में 36 लाख वर्ग किलोमीटर भारत पर, भारत के बाहर के भी देशों पर, भूभाग पर, भूमंडल पर शासन कर रहा था। गुप्त काल ने 35 लाख वर्ग किलोमीटर और कई सौ वर्ष तक का एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन इतिहास में नाम नहीं आता। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये साम्राज्य नहीं थे, ये शासन थे, ये राजशाही भी नहीं थी, ये लोकशाही थी, क्योंकि इसमें जनहित को ऊपर रख करके काम किया जाता था। यदि हमारे चोल शासकों ने यहां से वहां तक इतने बड़े भूभाग पर शासन किया नेवी के माध्यम से, तो उन्होंने भी इसलिए ही किया कि उन्होंने, उनका सारा का सारा चिंतन मानवतावाद पर आधारित था। दिल्ली सल्तनत 1312 में 32 लाख वर्ग किलोमीटर पर, जितना आज का भारत है, लगभग इतने भारत पर शासन कर रही थी 1312 में, उसके बाद नहीं, उससे पहले भी नहीं। तात्कालिक आधार पर, क्षणिक आधार पर थोड़े समय के लिए इतना साम्राज्य स्थापित हुआ, लेकिन वह भी डंडे के बल पर था, और उसे भी हमारे वीर योद्धाओं ने बहुत ही जल्दी समाप्त कर दिया। कुषाण वंश का शासन हमारे देश पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर था। हर्षवर्धन 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर शासन कर रहा था, और वीर विक्रमादित्य जैसा शासक हमारे देश में बहुत ही विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ,
आज आप देखते हैं, पंडित जी के माध्यम से सुनते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, ये जो श्लोक आप सुनते हैं, ये कहाँ से आया और इसमें कौन सा गौरवशाली इतिहास छुपा है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं। आप अधिकतर इस बात को जानते होंगे, लेकिन जम्बू द्वीप क्या होती है, जम्बू द्वीप किसे कहते हैं, इस पर हमने एक पुस्तक तैयार की थी और उस पुस्तक में हमने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया था कि जो आज का यूरोप और एशिया है, इसको मिलाकर के जम्बू द्वीप कहते थे। जो आज का यूरोप है, उसमें जो रोम सिटी है, जहां पर रोमन साम्राज्य की बातें हम इतिहास में सुना करते हैं, उस समय का सोलोमन राजा हमारे इस महान शासक वीर विक्रमादित्य के अधीन हुआ करता था। निहाल सिंह आर्य जी ने एक पुस्तक लिखी, सर्वखाप पंचायत का इतिहास, राष्ट्रीय पराक्रम का इतिहास। उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब ये संसार से गए थे तो इनकी अवस्था 250 वर्ष की थी। 250 वर्ष तक जीवन जिया। 93 वर्ष की अवस्था में तो ये शासन यानी सत्ता को इन्होंने संभाला था, राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। 150 वर्ष तक भारत को ही नहीं, विश्व को ये अपने नेतृत्व में एक ही राजा शासन देता रहा। 250 वर्ष तक मुगलों ने कई राजाओं के माध्यम से, कई शासकों के माध्यम से शासन किया, बहुत छोटे से भारत पर। मध्य प्रदेश से आगे कभी अकबर नहीं गया था, बंगाल से आगे भी उसका शासन नहीं था, चित्तौड़ की तरफ भी उसका शासन नहीं था, फिर कितने से भारत पर उसका शासन था, जरा विचार कीजिए। लेकिन इस देश का, पूरे भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का बादशाह उसको बताया जाता है, जो कि पूर्णतया गलत है। एक पुस्तक लिखी गई, भारत हजारों वर्षों की पराधीनता, एक औपनिवेशिक भ्रमजाल। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। 18,000 वर्षों का, पिछले 18,000 वर्षों का इतिहास इसमें लिखा गया है। इस राजा ने कितनी देर शासन किया, कौन से प्रांत पर, कौन से अंचल पर विदेशी हुकूमत हमारे देश में स्थापित रही। यदि इस ग्रंथ को, शोध ग्रंथ को हम पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि अधिकांश भारत अधिकतर काल में स्वतंत्र रहा है। 18,000 वर्ष के कालखंड में यदि किसी क्षेत्र विशेष पर किसी विदेशी सत्ता का 100-200 साल तक शासन रह गया हो तो उसको पराधीनता नहीं कह सकते। पराधीनता इसलिए भी नहीं कही जा सकती कि यदि कोई हमारे मकान पर कब्जा करने का प्रयास करे और आपसे उससे मुकदमेबाजी में लड़ते लड़ते 10-20 साल, 30 साल, 40 साल गुजार दें, तो 30-40 साल का कब्जा या लड़ाई कभी पराधीनता नहीं कही जाती, बल्कि लड़ाई ही कही जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पर इस बात को, भ्रांति को हमें निकालना चाहिए कि हमारा देश 900 साल गुलाम रहा या 1000 साल गुलाम रहा या 800 साल गुलाम रहा, कभी नहीं रहा। मुगलों का शासन 1800 वर्ष नहीं रहा, बल्कि 1526 से 1707 तक उनका शासन रहा, और वह भी 225 वर्ष, और उसमें भी हम पूरे भारतवर्ष पर कभी उनके शासन को स्थापित होने में उनको हमने कामयाब नहीं होने दिया। अब हम जो उगता भारत राष्ट्र मंदिर बना रहे हैं, उस राष्ट्र मंदिर की जो संकल्पना लेकर के हम चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बुंदेला जी और हम सभी मिलकर के जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं, उसमें इस क्रांतिकारी इतिहास को, इस गौरवशाली इतिहास को, इस वैभवशाली परंपरा को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जो चीजें मिटा दी गई हैं इतिहास से, उनको वहां पर स्थापित किया जाए, क्योंकि शासन आते हैं चले जाते हैं, शासन के आधार पर सिलेबस का निर्धारण होता रहता है। आज भी जो सिलेबस की तैयारी माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय हमारे श्रद्धेय बाबा रामदेव जी के सानिध्य में वह कार्य हो रहा है, ये सारा का सारा चलता रहेगा, इस बात की बहुत गारंटी नहीं। यदि कल को फिर कोई विदेशी सत्ता यानी विधर्मी यानी कि धर्मनिरपेक्ष लोगों के हाथों में सरकार आती है, तो वह फिर इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे पास में अपने इतिहास को संकलित करने का स्थान स्थान पर ऐसे पवित्र स्थान होने चाहिए, प्रांत प्रांत में ऐसे पवित्र स्थान होने चाहिए, जिनसे यह स्पष्ट हो जाए कि हम
किस गौरवशाली परंपरा में विश्वास रखने वाले रहे हैं, कौन सी गौरवशाली परंपराएं हमारी रही हैं और कौन सी गौरवशाली परंपराओं के माध्यम से हम आज भी कार्य कर सकते हैं। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए हम अपने इस राष्ट्र मंदिर में सबसे पहले बनाएंगे एक वेद भवन, और उस वेद भवन में हम लाएंगे उन ऋषियों को, महर्षियों को, संतों को, महात्माओं को, जिन्होंने भारत के सनातन को अक्षुण्ण रखने में अपने जीवन समर्पित किए, संसार का मार्गदर्शन करने में उन्होंने हमारे लोगों का कालखंड में, विशेष कालखंड में मार्गदर्शन किया, संसार का मार्गदर्शन किया। प्रणवंतो विश्वमार्यम की परंपरा यदि किसी देश के पास में है तो वह भारत के पास में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परंपरा यदि किसी देश के पास में है तो वह भारत के पास में। हम मारना नहीं चाहते हैं, हम संसार में किसी कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। यह संस्कृति माला और भाला की संस्कृति है, संत और सिपाही की संस्कृति है, शस्त्र और शास्त्र के उचित समन्वय की संस्कृति है। और इसी शस्त्र और शास्त्र के समन्वय की संस्कृति को हम आज भी स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए हम कृण्वन्तो विश्वमार्यम की पवित्र भावना में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की पवित्र भावना में विश्वास रखते हैं। अब हम देखते हैं उसमें हम किन लोगों को स्थापित करना चाहेंगे। आज एक ही खंड पर हम विचार करेंगे, कल की चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना होगा आसाम के राजाओं के बारे में, आसाम के राजाओं की पीढ़ियों के बारे में पुरुषोत्तम नागेशोक जी ने लिखा है कि वहां पर 1000 वर्ष तक, यानी 1000 पीढ़ियां, 1000 पीढ़ियों ने एक ही राजवंश की पीढ़ियां हैं ये, उन्होंने शासन किया। अब आप अनुमान लगाइए कि यदि उन पीढ़ियों को हम 25-25 वर्ष का भी समय देते हैं तो कितना समय हो जाता है। मालूम पड़ता है कि यह 25,000 वर्ष का कालखंड है। 25,000 वर्ष तक किसी एक देश पर एक ही वंश का शासन चलता रहे। आप हरि भाव जी से वो ये स्क्रीनशॉट भी करवा रहे हैं, ये बंद कर लें। हरि भाव यह कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता। अगर हम कांगड़ा की तरफ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, वहां के शासकों ने, जो राजा उस समय, जिस समय महाभारत हुआ था, उस समय उनके शासन को चलते चलते 1000 वर्ष का शासन हो गया था। और ये बात महाभारत ग्रंथ में भी स्पष्ट की गई है कि उनके शासन को चलते हुए 1000 साल हो चुके हैं। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उस समय तक भी वहां पर वही परंपरा का शासन स्थापित था। ये तब से लेकर के आप देखें तो 6000 वर्ष के कालखंड में एक ही शासन, एक ही राजवंश, एक ही परिवार शासन करता रहा। इसका कारण था कि उनका शासन नीति और न्याय पर आधारित था, और नीति और न्याय पर आधारित होने के कारण ऐसे राजाओं को इतनी देर तक शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम जाते हैं आसाम की तरफ ही। आसाम की तरफ नालंदा विश्वविद्यालय को समाप्त करके जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आगे बढ़ता है तो उसकी लाखों की सेना में से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, 10-20 मात्र ही वापस पहुंच पाए थे। बाकी सारे लोगों को ब्रह्मपुत्र के हवाले कर दिया गया था, काट करके समाप्त कर दिया गया था। यानी कि नालंदा का प्रतिशोध आपके देश की पवित्र भूमि पर ही ले लिया गया। लेकिन इतिहास मौन हो जाता है। गद्दारों के द्वारा लिखा इतिहास, देश विरोधियों के द्वारा लिखा गया इतिहास, राष्ट्र विरोधियों के द्वारा लिखा गया इतिहास। इसके बाद हम देखते हैं गजनी, जो गजनी आया है उससे पहले महमूद गजनवी को भी समाप्त किया गया। और उसका अंतिम अभियान जब हमारे सोमनाथ के मंदिर की तरफ वह बढ़ा था, सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा। राजा भीमदेव उस समय वहां पर शासन कर रहे थे। 50,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया।
राजा को इस बात पर अत्यंत दुख हुआ कि एक विदेशी हमसे जीत कर जा रहा है, मां भारती की अस्मिता को लूटे हुए जा रहा है। तब उसने अपने लगभग 1 दर्जन से 1.5 दर्जन राजाओं के लिए खत लिखा और कहा कि ये देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। यदि आपको मां भारती के सम्मान की थोड़ी सी भी चिंता है तो मेरा साथ दीजिए। और 10 दिन के भीतर हमारे लगभग 1.5 दर्जन शासकों ने अपने राजा का साथ दिया और उस विदेशी आक्रमणकारी को मां भारती की पवित्र भूमि को छोड़ने से पहले जितना वो लूट कर ले जा रहा था उसको तो उससे वापस छीना ही, इसके साथ ही साथ उसकी बड़ी सेना का कत्लेआम भी कर दिया, समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद वह दुष्ट राक्षस विदेशी नीच पापी कभी भारत की ओर आक्रमण करने की बात सोच भी नहीं पाया था। जितनी देर जीवित रहा वह भारत की ओर देख भी नहीं पाया। मोहम्मद गौरी के बारे में हमको बताया जाता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, हरा दिया था, लेकिन उसको मारने वाले कौन थे, उससे प्रतिशोध लेने वाले कौन थे, ये हमको नहीं बताया जाता। यदि हम इतिहास की गहराइयों में, बारीकियों में जाएंगे, इतिहास की शोध करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि उसको निपटाने वाले भी हमारे खोकर जाति के हिंदू वीर योद्धा ही थे। जो जब वह पंजाब की ओर से 1206 में जा रहा था तो उस समय खोकर लोगों ने उसका विनाश कर दिया था। तैमूर लंग को मारने वाले, तैमूर लंग ने लौनी में बड़ा आक्रमण करके वहां पर 1 लाख लोगों का, हिंदुओं का के सिरों की मीनार बनवा दी थी, कत्लेआम किया, फिर सिरों को काटा और उनकी मीनार बनवा दी थी। इस बात को तो बताया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि उसके जाने के पश्चात यहाँ के लोगों ने उसी उसी पवित्र क्षेत्र में मैं बैठा हुआ बात कर रहा हूँ आपसे, यहाँ के लोगों ने एक विशाल सेना, 80,000 की सेना, जोगराज सिंह गुजर, रामप्यारी गुजरी, वीर वीरांगना, 40,000 की सेना वीरांगनाओं की बनी, 80,000 योद्धाओं की सेना हमारे वीरों की बनी। तो ये सारे के सारे मिलकर के उसको मेरठ में चुनौती देते हैं। और यहाँ पर से जब वह जाता है तो हरवीर सिंह गुलिया नाम के वीर योद्धा की भाले की नोक उसको लगती है और उसके पश्चात वह कभी भारत पर नहीं आता है, बल्कि उस नोक से, भाले के जख्म से ही उसकी मृत्यु अपने देश में जाकर के हो जाती है। इतना गौरवशाली इतिहास कि हम पग पग पर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं और देखते हैं कि किसी भी काल में कभी भी हमारे योद्धाओं ने लड़ने से, संघर्ष करने से मुंह नहीं मोड़ा, मां भारती के लिए समर्पित होकर के काम करते रहे। उस इतिहास को इस मंदिर के माध्यम से हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जिन राजाओं ने भारत के बाहर जाकर के विशाल विशाल साम्राज्य स्थापित किए गए, कुषाण राजा चीन तक शासन कर रहे थे, ललितादित्य मुक्तापीड चीन तक शासन कर रहा था, रूस उनके कब्जे में था, और यहां तक कि आगे जाकर के आपके अफ्रीका तक उनकी सेनाएं गई थी। ये सारे के सारे राजा आज इतिहास से चाहे जितने उपेक्षित करके फेंक दिए गए हों, लेकिन राष्ट्र मंदिर में हम इनको विशेष स्थान देंगे। इनकी जीवनी के बारे में, इनके विशेष कार्यों के बारे में हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने वास्तव में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसके कारण इन लोगों का आज इतिहास वंदन करता है, नमन करता है, और इनको याद रखना आज की भारत की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। अकबर के बारे में कहा जाता है कि वह हिंदुस्तान का बादशाह था। हिंदुस्तान का बादशाह वह नहीं था, मैं पहले भी कह चुका हूं। अकेले महाराणा प्रताप ने उनको 12 बार हराया था, और 12 बार हराने वाले महाराणा प्रताप ने जब राजस्थान के गवर्नर, हमारे देश के यशस्वी नेता कल्याण सिंह जी थे, तो 2015 में हमने उनको विशेष निवेदन किया था कि आप ये स्थापित कराइए कि हल्दी घाटी के युद्ध का विजेता महाराणा प्रताप थे, और उन्होंने उस बात को वहां पर स्थापित किया। आज की तारीख में वहां पर जो पत्थर पहले लगा हुआ होता था, आज वह पत्थर बदल दिया गया। अनेक शोध इस पर आ चुकी हैं। उन शोधों के माध्यम से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि हमारे देश का जो 1576 की लड़ाई हुई थी, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। महाराणा प्रताप 1576 से 1585 तक निरंतर
अकबर से प्रत्येक वर्ष युद्ध करते रहे, किसी किसी वर्ष में 2 बार भी युद्ध हुए। इस प्रकार 12 बार उन्होंने महाराणा प्रताप ने अकबर को पराजित किया था। और पराजित होने के पश्चात लास्ट में अकबर ने खुद ने ये कहा था कि एक अकेली चित्तौड़ पर यदि फतेह नहीं करूंगा तो हिंदुस्तान मेरे से वंचित रह जाएगा। इसलिए उसने कहा कि दूसरी तरफ चलिए। यदि महाराणा प्रताप 12 वर्ष तक अकबर को चित्तौड़ में नहीं उलझाए रखते तो परिणाम क्या होता, जरा आप विचार कीजिए। यानी कि वह दक्षिण की तरफ और आगे बढ़ता। लेकिन वीर योद्धा ने पूरे देश का सम्मान रखते हुए, पूरे देश की अस्मिता का सम्मान रखते हुए उस विदेशी नीच पापी को चित्तौड़ में उलझाए रखा, 12 वर्ष तक उलझाए रखा। यह हमारे इतिहास की गौरवशाली परंपरा है, जिस पर हमें गर्व करने का, गौरव करने का पूरा पूरा अधिकार है। शिवाजी यदि नहीं होते तो क्या होता? एक माला बनाइए, राष्ट्रभक्तों की माला, और इन दोनों को उसका मोती बनाइए, सबसे कीमती मोती। लेकिन जब शिवाजी उस समय वहां पर काम कर रहे थे तो शिवाजी के समय पंजाब में क्या हो रहा था? पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जी काम कर रहे थे, बंदा बैरागी काम कर रहे थे, और बंदा बैरागी समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु जी हुआ करते थे, पूरे देश के जागरण के लिए निकले थे। पूरे देश का जागरण करते हुए हम अपने राष्ट्र मंदिर में इन वीर वीरांगनाओं के साथ ऐसे संतों को भी स्थान देंगे जिन्होंने विशेष काल में यहाँ पर इस प्रकार के कार्य किए थे, देश जागरण का कार्य किया था, लोगों को जगाया था। और जहां जहां पर भी भाषण दिए थे, उस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। ये पुस्तक है सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम। इस पुस्तक के माध्यम से इन सारे तथ्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है। 1964-65 में इसको पंजाब हरियाणा के एक विशेष पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया गया था इन सारे लेखों को। इस पुस्तक में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होता है कि समर्थ गुरु रामदास दक्षिण में ही नहीं, उत्तर में आकर के भी लोगों का जागरण कर रहे थे। जहां जाते थे, इनमें स्पीच उनकी दी गई है, उन स्पीचों से मालूम पड़ता है कि वो सीधे कहते थे कि ये जो देश पर विदेशी शासन औरंगजेब के माध्यम से स्थापित हुआ है, इसको समाप्त करना है, खड़े हो जाइए। और वो खड़े करने के लिए जब यहाँ पर आवाहन कर रहे थे तो समर्थ गुरु रामदास गढ़ मुक्तेश्वर भी पहुंचे थे, और वहां पर उन्होंने विशेष कार्य करते हुए, विशेष भाषण देते हुए लोगों का आह्वान किया था, जिसमें मथुरा के गोकुल जाट, गोकुल देव नाम था उनका, गोकुला बोल देते हैं, उनका नाम भी उल्टा सीधा लिया जाता है। गोकुल देव जाट वहां पर उस भाषण को सुन रहे थे। गोकुल देव जाट ने उस भाषण को सुनने के पश्चात अपने यहाँ पर जाकर के क्रांति का शुभारंभ किया। जैसे 1857 की क्रांति स्वामी दयानंद जी महाराज की प्रेरणा से हुई, उस तरीके समर्थ गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह जी उस समय इस कार्य को कर रहे थे। 1857 से पहले 1670 के करीब ये बड़ी क्रांति उस समय देश में हुई थी। उस क्रांति को इतिहास से मिटा दिया गया। 1670 में 1671 की 1 जनवरी को हमारे गोकुल देव जाट जी को काट काट करके समाप्त कर दिया गया। फांसी दी गई कहने के लिए, लेकिन सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन उन्होंने उससे पहले बुंदेलखंड में जाकर के छत्रसाल से हाथ मिलाया। यहाँ पर क्रांति हुई, मथुरा में क्रांति हुई, क्रांति का सूत्रपात आगे बढ़ा, छत्रसाल ने वहां पर संभाला। छत्रसाल जी आगे जाते हैं, पुणे में जाकर के शिवाजी से मिलते हैं, शिवाजी से जाकर के मिलते हैं, शिवाजी बोलते हैं कि आप जाकर के बुंदेलखंड को देखिए, गोकुल देव उधर देख रहे हैं, उत्तर भारत में अमुक अमुक देख रहे हैं, और दक्षिण भारत को मैं देखता हूं। अब यदि इस सारी माला को आप जोड़ दें, बुंदेलखंड को जोड़ दें, बिहार को जोड़ दें, आपके मथुरा को जोड़ दें, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, पंजाब को जोड़ दें, राजस्थान को जोड़ दें, और नीचे जाकर के मराठा क्षेत्र को जोड़ दें, तो आपकी माला क्रांतिकारियों की माला बन जाती है, जो स्पष्ट करती है कि उस समय हमारी हिंदू शक्ति किस तरीके से एक जालिम शासक के विरुद्ध खड़ी हो गई। इतिहास ने चाहे उनके साथ जो अन्याय किया हो, लेकिन उगता भारत राष्ट्र मंदिर के माध्यम से हम आप सब मिल करके उनके साथ न्याय करने का गंभीर प्रयास करेंगे। हमारे देश के महान योद्धा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनको भी कम करके दिखाया जाता है।
लेकिन मैं 1 मिनट में उनके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर को 1667 में हराया, 1663 में हराया। 1667 में भी वह जीतते हुए निकल करके आराम से पीछे की तरफ से उनके राज दरबारियों ने कह दिया था कि आप निकलिए, अब अंतिम साका इससे हम करते हैं। वह निकलते हैं और निकलने के पश्चात वह अपने सारे खजाने को निकालने में सफल हो जाते हैं। इतिहास का कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है जो हमको परोसा जाता है कि शेर शाह सूरी ने 5 साल के शासन में ही ग्रांड ट्रंक रोड बना दी थी। आज जब बहुत बड़े बड़े साधन हमारे पास हैं, तब भी अमृतसर से लेकर के, लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक कोई इतनी बड़ी सड़क नहीं बनाई जा सकती। लेकिन फिर भी एक झूठ को हम परोसते हुए झूठ को बार बार सुनते हैं और बार बार सुन करके उसको पक्का मान करके बैठ जाते हैं। लेकिन इतिहास का एक बहुत बड़ा सच, उदयपुर जैसे नगर को, राजधानी को, उन विषम परिस्थितियों में उस खजाने को, चित्तौड़ से लेकर के जिस खजाने को उदय सिंह आए थे, उससे 5 साल में 1667 के पश्चात 1567 के पश्चात 1572 तक ही वह रहे थे। 1572 में महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह का देहांत हो गया था। यानी 5 वर्ष में उन्होंने एक विशाल और सुंदर भव्य राजधानी खड़ी कर दी। ये कितना बड़ा काम था। केवल इस बात को लेकर के कि सिर नहीं झुकाऊंगा, और यदि उनके भीतर ये जज्बा नहीं होता तो वह शीश झुकाने वाले महाराणा प्रताप का निर्माण नहीं कर पाते। महाराणा प्रताप के नाना राव लूणकर्ण भाटी जैसलमेर के शासक 1533 में बहुत बड़ा काम कर रहे थे, उनको भी हम उसमें स्थान देंगे। ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। और वह कौन सा काम कर रहे थे? उन्होंने उस समय घर वापसी का यज्ञ रचाया था। लाखों लोगों का घर वापसी का शुद्धि अभियान चलाया था। ये शुद्धि अभियान का इतिहास हमारा कल परसों का इतिहास नहीं है, ये भी सैकड़ों साल का इतिहास है। मैं 1533 की घटना आपको बता रहा हूं। 1533 में उन्होंने शुद्धि के लिए यज्ञ किया। जब वहां पर विशाल यज्ञ हो रहा था तो उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए थे, जिनका इस्लामीकरण में दीक्षित, जिनको इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया था, उनकी संख्या वहां पर लाखों हो गई थी। राजा ने देखा कि यहाँ पर तो लाखों की भीड़ आ गई है, तो ये तो यज्ञ सैकड़ों दिन चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, कितने लोगों को हम दीक्षित करेंगे यज्ञ पर बैठा बैठा करके। तब अपने गुरुजी से उन्होंने विचार विमर्श किया। राजा ने खड़े होकर के उद्घोषणा की कि हमारे गुरुजी यहाँ से शंख ध्वनि करेंगे, उस शंख ध्वनि के माध्यम से ओम की ध्वनि विस्तारित होगी, प्रसारित होगी यहाँ से, और आप सभी उसके साथ ओम की ध्वनि को गुंजारेंगे, अपने मन में गुंजारेंगे, जैसे अभी बहन जी और आप हम सभी यहाँ पर गुंजार रहे थे। तब वो गुंजारने के पश्चात आप अपने आप को स्वयं ही मान लेना कि हाँ, आपका सबका घर वापसी का यज्ञ संपन्न हो गया। कितना बड़ा कार्य है, इतनी छोटी सी योजना में कितना बड़ा कार्य करके दिखा दिया उन्होंने। वो काम करके दिखाया। और उससे पहले 815-20 में, 815-20 की बात कर रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम जब देश पर आया, उसके 40-50 साल के पश्चात, 60 साल के पश्चात, जितने देश पर वो शासन, 100 साल का जो अंतराल है उसके और इस प्रतिहार शासकों के बीच का, इसमें जितने लोगों का इस्लामीकरण में दीक्षांत समारोह हुए या दीक्षांत कार्यक्रम हुए, यानी उनको दीक्षित किया गया, तो उन सबके लिए भी राजा नाग भट्ट ने उस समय यज्ञ रचाए और कहा कि आप सब अपने घर में वापस आ सकते हैं। और उन्होंने सबने अपने उस काम को करके दिखाया बड़ी संख्या में। यहां से लेकर के अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से ईरान और अरब तक जाकर के हमारी सेनाओं ने उस समय छापे मारे थे। जाकर के यहां से वहां तक के जितने भी क्षेत्रों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था या कहीं कहीं पर हिंदुओं को मुसलमान बना लिया था, सबकी घर वापसी सुनिश्चित कराई थी। कितना बड़ा पुरुषार्थ है, कितना बड़ा कार्यक्रम है। तो ये बप्पा रावल उसी समय हुए, और बप्पा रावल ने छोटी सी सेना लेकर के प्रतिहार शासक के साथ मिलकर के विशाल सेना का निर्माण किया
और विशाल सेना उनकी जब यहाँ से चलती है तो जाकर के अफगानिस्तान और ईरान और उसके पश्चात अरब तक पीछा करती है, मारती है, खत्म करती है, सारे क्षेत्र को साफ कर देते हैं, सारे क्षेत्र में भगवा ध्वज फहराता है। उन वीरों का अभिनंदन होना चाहिए, उन वीरों का वंदन होना चाहिए, उनके प्रति नमन का पर बहुत पुण्य भाव हमारे भीतर होना चाहिए। इस उगता भारत मंदिर के माध्यम से, उगता भारत राष्ट्र मंदिर के माध्यम से हम उनका सबका अभिनंदन करेंगे। ये योजना जिसके लिए बुंदेला जी विशेष प्रयास कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से ही सफल होगी। कल हम ऋषियों के बारे में, अनेक क्रांतिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिन लोगों ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को, सांस्कृतिक धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं आज के विचार को यहीं पर विराम देता हूँ। अभिनंदन। भाई साहब, आज इस विषय में यदि किसी के कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको अभी समय है क्या दीदी? हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय भाई साहब, समय अगर हो तो कुछ यदि कोई कुछ क्वेश्चन लेना चाहे, आदरणीय मुन्नी लाल जी भाई साहब। बैठा हूँ जी, बैठा हूँ। भाई साहब आप म्यूट है। भाई साहब जी नमस्कार। मेरा जी, आज मैं पतंजलि पीठ चलता हूँ और वहां से आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। आज का जो आपका वक्तव्य है वो बहुत ही ऐतिहासिक वक्तव्य है, तो मैं पवन जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं और आज के हमारे आदरणीय योग क्लास और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश जी के ऊपर अपना टिप्पणी दें। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य वक्ता राकेश जी का अभिनंदन। आज आप पहली बार इस मंच पर आए हैं और इस गंभीर विषय के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत साधुवाद है। आगे के लिए शुभकामनाएं भी हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारा जो इतिहास है उसको किसने लिखा और उसने क्या बताया गया, क्या पढ़ाया गया, उसको हमें पुनः जागरण उस दिशा में होना है। तो इसलिए आपका जो प्रयास है उसको आप करते रहिएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में इसमें मेरे कुछ सुझाव भी हैं। मेरे सुझाव ये है कि हमारे भारतवर्ष में न केवल भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन जहाँ पर कमी रह गई वो इस प्रकार से रही जिसमें बहुत हमारे जो यहाँ से पुरुष, महिला, बच्चे बंदी बना करके कई 100 साल पहले, 1000 साल पहले, वो पहले तो ये एशिया के जो अरब देश हैं उस तरफ बढ़े और वहां से बढ़ के वो यूरोप में भी चले गए। और अभी वर्तमान में इसका मैं डेटा देख रहा था तो कई लाख और कुछ 1 करोड़ लोग हैं जो भारत में से निकल के बंदी बन के निकले और अभी भी वो यूरोप में अपनी एक वहां पर रह रहे हैं। कई जगह पर अपनी पहचान छुपा करके भी रह रहे हैं और वो अपने आप को, इस विषय पर हमने पहले भी इस मंच पर बातचीत की थी, उनको रोमानी लोग कहते हैं, रोमा है। वो रोमा लोगों के बारे में हमारे भोले बिसरे भाई बहन जिनको बहुत शताब्दियों की प्रताड़ना मिली और अभी भी शायद मिल रही है क्योंकि वो पहचान छुपा करके रह रहे हैं, उनको भी आप अपने इस कार्य में जरूर जगह दीजिएगा। उसी से ही हम जम्बू द्वीप और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ब्रॉड हमारा सिद्धांत है उसकी तरफ हम अच्छी तरह से अपना कुछ योगदान दे पाएंगे। हम तो कुछ नहीं कर पाए हैं, हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनको हम याद कर पाएंगे, उनको अपने साथ जोड़ पाएंगे। और उनमें से बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ख्याति भी प्राप्त की है, दुनिया में ख्याति प्राप्त की, लेकिन वो खुल करके अपनी आइडेंटिटी को उस तरह से नहीं कर पाए जितना कि करना चाहिए था। है तो हमारा ही डीएनए, हमारे डीएनए से ही निकले, लेकिन उसको नहीं मिल पाया। उनको आप जरूर स्थान दीजिएगा। तो एक तो वर्तमान स्थिति के साथ हम उनको अपने साथ जोड़ते हुए और अपनी संवेदना कुछ जो हम दिखा सकते हैं उसको दिखा दें और उसको इस प्रकार से हम आगे बढ़े। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि ये जो सब कारक हैं
इन सब चीजों के जो कारक है, मूल कारक है, वो क्या है और वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या है, भविष्य की जो स्थिति निकल के आ रही है उसके आधार पर क्या है और उसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम इस बार बार के विध्वंस को, अपने आप को कैसे बचाएं। और विध्वंस भी एक बार में नहीं हो रहा है, वो छोटे छोटे चीजों के रूप में अलग अलग तरीके से अभी भी विध्वंस जारी है। वो विध्वंस से अपने आप को कैसे बचाएं, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, भविष्य की पीढ़ियों को कैसे सुरक्षित रखें, तो इसके लिए भी जो अभी वर्तमान स्थिति है, इसके लिए भी कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक ही क्या जादू की छड़ी से इसको कर सकते हैं, तो उसका आंसर है कि नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें भी उसी तरह से उसके जवाब के प्रतिरूप में रिएक्टिव नहीं होकर के, मतलब क्या हो रहा है कि कोई घटना होती है, हम उसके रिएक्शन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है एक ठोस रणनीति के तहत कि कोई उसको कर ही नहीं पाए, केवल रिएक्शन ही नहीं दे पाए, बल्कि उतना एक्शन इतना स्ट्रांग हो कि किसी की हिम्मत ही नहीं हो कि इस तरह का विध्वंस करने के बारे में सोचे भी। तो इसके लिए भी हमें, मुझे लगता है कि विचार विमर्श करने के बाद एक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बांटने बिगाड़ने वालों का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कि तोड़ने में लगे हैं, बिगाड़ने में बने हैं और इस तरह की कई सारे चीजों में लगे हुए हैं, भारत में नहीं विदेशों में भी, क्योंकि यही तो एकमात्र सभ्यता है जो बची है, बाकी तो सबका विनाश कर ही दिया है अलग अलग तरीके से। जितनी भी पुरातन सभ्यताएं हैं, सबका विनाश हो गया है, सबको तोड़ दिया गया है, छिन्न भिन्न कर दिया गया है, हम ही एक बचे हुए हैं। और कब तक के बचेंगे, वर्तमान स्थिति जैसे हो रही है तो उसमें भी अब विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है। तो इस विषय पर अब आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत सारे साथियों के हमारे प्रश्न भी होंगे, टिप्पणी भी होंगे, तो उनका भी करते हुए आज की योग कक्षा भी बहुत सुंदर रही है, बहुत अच्छा रहा है। सबको अभिनंदन जी, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर। और आज इसके इतिहास के बारे में जो आपने चर्चा संवाद किया है, इसी सिलसिले में रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेज़ है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और हमारे आज के मुख्य वक्ता जी से संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन। और आज के योग कक्षा बहुत अच्छी रही, हमारी शाकरे बहन जी ने बहुत बढ़िया कक्षा ली। दूसरे हमारे जो आदरणीय राकेश जी है, इन्होंने इतिहास को बहुत ही उसका गंभीरता से अध्ययन किया और निश्चित रूप से बहुत से ऐसे अनछुए चीज़ों को आज बताया है, जिससे हम लोग लाभान्वित और गौरवान्वित हुए हैं। आदरणीय सर, मैं 2-3 बातों पर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने अपने देश में हमेशा जो है पुनर्निर्माण की बात की है। चाहे हम गुजरात का सोमनाथ मंदिर देख लें या दूसरे जितने भी चीजें हैं, उनको नष्ट होते हुए भी देखा और फिर पुनर्निर्माण किया है, पर हम उसे बचाने में उतने सफल नहीं हो पाए हैं। इन कारणों को भी हमें देखना पड़ेगा। आज भी हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ किस तरह की स्थिति बनी है और हम पुनः उसी तरह के निर्माण की ओर जा रहे हैं, ना कि हम गुरुकुल जैसी व्यवस्था को स्थापित करने की सोच रहे हैं, जो कि आज नितांत आवश्यक है। गुरुकुल नहीं होंगे तो हम बच नहीं सकेंगे, ये मान लें। दूसरा, हमने अपने गोंडवाना की जो वीरांगनाएं हैं, गोंडवाना जो रहा है, उसके ऊपर भी निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसने भी अनेक वर्षों तक, क्या लाखों वर्ष संघर्ष करके अपने जीवन को स्थापित किया है। चाहे वो महाराणा प्रताप के साथ रहे हों, चाहे जबलपुर की दुर्गावती रानी रही हो, ये सब कौन थे? इनमें भी बहुत लोग हुए जिनको भूला बिसरा दिया जाता है। उन्हें भी पुनर्स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी अपने आप को गौरवान्वित होंगे। जी ओम, सदन को प्रणाम। बहुत सुंदर आपका आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आपने जो चर्चा की, और हमारे मुख्य वक्ता महोदय आदरणीय राकेश जी सुन रहे हैं कि कौन इतिहास में और क्या
पर चर्चा की जाए। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, वो अपना संवाद करेंगे। आदरणीय राकेश जी। धन्यवाद मुनिलाल जी। मुख्य अतिथि जी का वक्तव्य हम सुन रहे थे, बहुत ही प्रेरणादायक और सबको विचार करने के लिए प्रेरणा देने वाली चीज। निश्चित रूप से यह काम होने की जरूरत है। मुख्य वक्ता जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जिस तरह का ये काम कर रहे हो उसी तरह का काम शायद और जगह पे भी या और पहलू में भी होने की जरूरत है। अगर नहीं हुआ है तो करने की जरूरत है। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, तो निश्चित रूप से विज्ञान में भी ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने पुरातन समय में की है, वैदिक काल से लेकर, लेकिन उसको न विज्ञान में पढ़ाया जाता है न इतिहास में पढ़ाया जाता है। विडंबना ये है, आपको भी पता होगा कि प्राचीन इतिहास जो नाम का एक विषय होता है, एंशिएंट हिस्ट्री करके, वो महाविद्यालयों में भी नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल कॉलेज की तो बात छोड़ो, मतलब डिग्री तक भी नहीं पढ़ाया जाता। वो नागपुर जैसा एक 100 साल हुआ विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी, वहां पे भी कई सारे सब्जेक्ट्स है, उसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करके एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, और वो भी एमए को पढ़ाया जाता, जिसमें बड़े मुश्किल से 100-200 छात्र से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते। ऐसे स्थिति में तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो या वैज्ञानिक के लिए हो और आध्यात्मिक के लिए हो, यह जो सब्जेक्ट है इसकी टिप्पणी बना के वो जब तक स्कूल करिकुलम में नहीं आता तब तक राष्ट्रवाद की चेतना जो बड़े पैमाने में होनी चाहिए वो नहीं होगी। मेरा सुझाव है आपके माध्यम से कि आप इस तरह का जो काम है कि राष्ट्रवाद की प्रेरणा निर्माण करने के लिए हमारा जो पुराना अनुभव रहा है, चाहे सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, जो हमारे लोगों ने काम किया है, उसका एक प्रारूप बना के वह स्कूल करिकुलम में जब तक हम डालेंगे नहीं, तब तक वही कि भाई मुगलों ने इतना साल काम किया, यही किया, वही हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वही उनके दिमाग में रहेगा, वही अरिस्टोटल और इन्होंने काम किया यही रहेगा, और हमारे लोगों ने जो काम किया वैदिक काल से लेकर वह जन जन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह का एक सामूहिक प्रयास करके वो स्कूल करिकुलम में डालने की जरूरत है। आपके माध्यम से यह बात होए, और मोदी जी के काल में अगर ये नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता, यह मेरी धारणा है। तो इस संदर्भ में आप आपकी राय देंगे। इसी शब्दों के साथ में मैं मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था, बड़ा गंभीर है। मैं पहले ही संकेत भी दे चुका था कि कल हम इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। मैंने एक पुस्तक लिखी, भारत के महान ऋषि वैज्ञानिक, और ये पुस्तक डायमंड से प्रकाशित हुई है। महर्षि कणाद जो कि परमाणु के जनक रहे हैं, उसके आविष्कारक रहे हैं। भास्कराचार्य प्राचीन भारतीय गणितज्ञ, विमान शास्त्र के रचयिता महर्षि भारद्वाज, वराहमिहिर भारत के महान जल वैज्ञानिक, शल्य चिकित्सा के पितामह सुश्रुत, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, बिजली के बल्ब के आविष्कारक महर्षि अगस्त, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त, भारत के महान रसायन शास्त्री नागार्जुन, चिकित्सा विज्ञानी महर्षि चरक, ब्रह्म ऋषियों का देश भारत, अंकों के आविष्कारक मेधातिथि, व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि। इस तरीके से इसमें 50 ऋषियों को हमने स्थान दिया, और इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। जिस देश का इतिहास, जिस देश का सृष्टि सम्मत 1,96,8,53,125 वर्ष पुराना हो, उसके पास कितनी धरोहर हो सकती है, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है, और आप निश्चिंत रहें, इन सब चीज़ों को हम इसमें लाएंगे, ला रहे हैं। अब भी हमारा प्रयास है कि एक एक दिन का कैलेंडर हम ला रहे हैं। ईश्वर जब चाहेंगे, साधन जब बनेंगे, जब आएगा, लेकिन मेरा अपना काम अनुसंधान का है, उस पर हम कर रहे हैं, जिसमें एक एक दिन की क्रांतिकारी घटना को हम लाएंगे। आपके ऑफिस में सजा हुआ होगा, उसमें सन नहीं होगा,
केवल तिथि होगी। 1 जनवरी को किस क्रांतिकारी ने किस क्षेत्र में किस घटना को लेकर के, किस बड़े काम को लेकर के ये अपना बलिदान दिया था, कौन सी घटना कौन से दिन हुई, ये सारा का सारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होगा। उसको हम लाएंगे, बहुत जल्दी आएगा जी। धन्यवाद जी। आदरणीय राकेश जी से आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी जो होशंगाबाद नर्मदापुरम के थे, उन्होंने कहा है कि हमने पुनर्निर्माण की बात की है। उसमें आपका क्या विचार है? क्योंकि जहाँ जहाँ मुगलों ने और अंग्रेजों ने शासन किया, हमारे मंदिर तोड़े और मूर्तियों को तोड़ा, लेकिन हमने किसी को नहीं तोड़ा, हमने सिर्फ उसको बनाया है, समेला, और वो तोड़ते गए और हम संभालते गए। इस पे आपका क्या रुझान? देखिए, एक विषय हमारा सावरकर जी के इतिहास लेखन की शैली से निकल करके आता है। एक विचार उन्होंने कहा है कि भारत का पुनरुज्जीवी पराक्रम, हमने उस पुनरुज्जीवी पराक्रम को समझा नहीं, लिखा नहीं, संभाला नहीं, सुरक्षित नहीं किया। लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब विदेशियों की सत्ता को उखाड़ करके आपने समाप्त किया, आप गिरे लेकिन गिर करके मिटे नहीं, आप उठे, फिर संभले और फिर आपने उसका विरोध किया और उसको समाप्त किया। मुगलों का विनाश करना, तुगलों का विनाश करना, तुगलों से मेरा अभिप्राय तुर्कों से होता है, ये थोड़ी बात नहीं थी। खिलजी इतने बड़े भारत पर शासन करने में सफल हो गया, लेकिन खिलजी जब संसार से गया 1320 में, 16 में, तो 27 में, 24 में आपके लोगों ने पुनरुज्जीवी पराक्रम का परिचय देते हुए उसकी सारी की सारी सत्ता को छिन्न भिन्न कर दिया। और जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान हो रहा था, तो गुरु जी ने कहा था, जिस दिन उनको सूचना मिली कि आज आपके बच्चों का बलिदान हो गया है, तो बैठे हुए अपने शिष्यों के बीच में एक धान के खेत में, आजकल के दिन थे, धान के खेत में बैठे हुए थे, एक पौधे को इस तरीके से हाथ से उखाड़ा, बोले कि जिस तरीके से ये पौधा उखड़ गया है, ऐसे ही एक दिन हिंदुस्तान से मुगल बादशाहत समाप्त हो जाएगी, इसको उखाड़ दिया जाएगा। और जब गुरु गोविंद सिंह जी के आवाहन पर बंदा बैरागी जो नर्मदा गोदावरी के तट पर वहां संध्या भजन में लगे हुए थे, वहां से उठ करके इधर कुछ की तरफ चले और एक क्रांतिकारी परिवेश बना, तो 1705-7 की इस घटना के मात्र 20 वर्ष पश्चात भारत से 1737 में, भारतवर्ष से 1737 और 16 यानी 20-22 वर्ष पश्चात ही 30-32 वर्ष पश्चात भारतवर्ष से मुगल शासन को समाप्त कर दिया गया। ये किसका परिचायक है? इसका अभिप्राय है कि हमारी वीरता कभी पराजित नहीं हुई, हम दबाए गए, दमन किया गया, शोषण किया गया, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस समय की बात ये इतिहासकार करते हैं, उस समय केवल भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ था। 300 वर्ष तक धर्म युद्ध के नाम पर ईसाइयत और इस्लाम लड़ती रही, उसका भी सामना भारतवर्ष ने किया। इसके उपरांत भी इसमें दो राय नहीं है कि भारतवर्ष को असीम क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि जो भारतवर्ष कभी जम्बूद्वीप पर शासन करता था, वहां से सिमटता सिमटता कहां तक आ गया। इन बातों से केवल हमको शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि हमने पुनरुज्जीव पराक्रम का परिचय दिया है और अपने आप को बचाया है। ऐसी घटनाएं अनेक हैं। राम मंदिर की तरफ जाइए, 2.25 लाख लोगों ने पहले दिन बलिदान दिया था, और 70,000-75,000 को देवी दीन पांडे नाम का एक योद्धा, एक लड़का, केवल अपने लड़कों की, अपने युवा साथियों की टीम बना लेता है, सेना बना लेता है। हमने कभी इसकी कीमत नहीं मांगी, हमने वेतन भोगी सेना नहीं बनाई, हमने देश के लिए काम करने वाली सेनाओं का निर्माण किया। और ऐसी अनेक घटनाएं हैं, यदि उनको लाकर के जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा इतिहास निकल करके आएगा और उनको मालूम पड़ेगा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कितने बलिदान दिए, कितना बड़ा बड़ा काम किया। धन्यवाद। बहुत ऐसा लग रहा है आज कि हम जो है अपने देश के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण निर्माण करने के ये बाहर कार्यक्रम में जो आपका आज मार्गदर्शन मिल रहा है कि हमें वो इतिहास लिखना है, और कहीं ना कहीं हमको नवाचार जो आपका मार्गदर्शन है वो हम करेंगे। इस व्यवहार कार्यक्रम में अभी आपका तो मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, ऐसा सभी की तरफ से कमेंट भी आ रहे हैं।
क्योंकि इस कार्यक्रम में सभी बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। जी, मैं इसी क्रम में बने सिंह आर्य जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संवाद करें। जी प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि राकेश जी आर्य को मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा से। आज का आपका जो एक एक शब्द है वो सुन करके मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 वर्ष पूर्व मेरे गुरुदेव ने हमको ये पाठ पढ़ाया था 1 महीने तक कि देश के अपने जो राजा हैं वो आर्य थे, वो पराजित कैसे हुए थे और उसका क्या कारण था। उस एक एक शब्द मुझे आज पुनः याद आ गए हैं आपकी बातों को सुन करके। हमारे देश में छुआछूत का अभियान चला करके अपने को दूर करना और अछूतों को विधर्मियों को गले लगाना, ये एक बहुत बड़ी गलती हमारे राजा परिवार की रही है और उसका परिणाम हम सब आज भुगत रहे हैं। तो क्या ये छुआछूत हम देश के अंदर से खत्म नहीं करेंगे जब तक कि इस पर विजय होना हमारा संभव है। इसका परिणाम हम कश्मीर में भी देख चुके हैं, हमारे अनेक राजा महाराजाओं के साथ भी देख चुके हैं। महाराणा प्रताप के समय शक्ति सिंह को लालच देकर के ऐसे छुआछूत का अभियान जो पूरे देश भर में जो चल रहा है उसको खत्म करके अपनों को अपने को गले लगाना और विधर्मियों को दूर करना। आज के वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम अपने को दूर भगा रहे हैं और विधर्मियों को गले लगा रहे हैं। वो जाति सूचक का नाम देकर के, छुआछूत का नाम देकर के अपनों को अपने से दूर कर रहे हैं। और वो जब अपने देश में आ रहे हैं तो वहां से कोई सेना लेकर के नहीं आ रहे हैं, वो बस आते हैं, 150 लोग आते हैं और यहीं से अपने को ही, अपने परिवार से अपने ऊपर लड़ने वाले को तैयार करके वो शासन करते हैं। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी ओम। आर्य जी, इसमें दो राय नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियां बहुत निराशाजनक हैं, और इसमें भी दो राय नहीं है कि जयचंदी परंपरा इस देश की पुरानी परंपरा है। अनेक योद्धाओं को हमारे युद्ध के मैदान में केवल हमारे जयचंदों ने ही पराजित कराने में अपना विशेष योगदान दिया। आज भी वह स्थिति हम देख रहे हैं, ज्यादा उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो पुस्तक मैं जो भी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था, सर्वखाप पंचायत का राष्ट्रीय पराक्रम, और निहाल सिंह आर्य जी इसके लेखक हैं। जगदेव सिंह सिद्धांती जी ने इसका प्रकाशन कराया था और इसको प्रकाशित कराते हुए अखबारों में भी प्रकाशित कराया था, सीरियल से। इसमें अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनसे ये पता चलता है कि 1500, 1600, 1700 ईस्वी के करीब भी, इन सालों में भी, कई सौ साल का जो पिछले वर्षों का इतिहास है उसमें कई अवसर ऐसे आए हैं जब भंगी जाति के लोगों ने भी हमारी विशाल विशाल सेनाओं का, 20-20 हजार, 50-50 हजार की सेनाओं का नेतृत्व किया है। यदि आप अकबर के, हुमायूं के समय की उस घटना को देखें जिसमें वो कहा जाता है कि उसने, रानी करमवती ने उसके लिए एक राखी भेज दी थी और उसके पश्चात वह सेना को लेकर के आया। ये घटनाएं जो, ये सारी भ्रामक घटनाएं हैं। लेकिन उस समय मेरठ की तरफ, मथुरा की तरफ, यहाँ पर ये सर्वखाप पंचायत का बैठक का आयोजन किया गया था। चौधरी कबूल सिंह जी ने इन सारी घटनाओं को संकलित किया है और भाटों की पोथियों में जहां पर ये चीजें छुपी पड़ी थी वहां से निकाल निकाल करके इस मसाले से ये पुस्तक तैयार हुई। इस पुस्तक से, जो प्रामाणिक पुस्तक है और जगदेव सिंह सिद्धांती जी जैसे व्यक्ति के द्वारा निकलवा करके ये पुरुषार्थ कराया गया, तो कितना बड़ा काम उनका रहा और कितनी बड़ी प्रामाणिकता इसके पीछे छुपी हो सकती है। इससे पता चलता है कि उस समय 20,000 की सेना का उपसेनापति एक भूला भंगी को बनाया गया था। मुगल काल के भूले बिसरे योद्धा नामक एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी जा रही है कि जो कि अभी कुछ समय पश्चात अक्षय प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होगी। उस पुस्तक में मैंने उस पर विशेष रूप से लिखा है, इस पुस्तक की प्रामाणिकता के आधार पर लिखा है। धूला भंगी को यदि आप अभी 400-500 वर्ष पहले पूरी राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व दे सकते हैं, उसमें विशेष सम्मान दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये कहीं नहीं था। ये तो सारा का सारा मुगलों ने, अंग्रेजों ने, और जातीय आधार पर जनगणना में जब पता चला तो 1931 में इन सब चीजों को यहाँ पर स्थापित किया गया। और ये जो अगड़ा, पिछड़ा, ओबीसी, फला, ये अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सारे के सारे नाम विदेशी हैं जो कि हमको 1931 की जनगणना में दिए गए थे। उससे पहले हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें हमारे बहुत बड़े महापुरुष मनु महाराज के ऊपर जाकर के फेंक दी जाती हैं और हम उनको सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं। हमसे मतलब आप जैसा मंच नहीं, बल्कि हमारे वो भाई जो अपने आप को कहते तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदुओं के सबसे बड़े दुश्मन भी हैं।
उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जब हम आप सब सामूहिक रूप से संगठित होकर के आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसी जानताम का संगीत बजेगा, तो निश्चित रूप से हम अपनी योजना में सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जी बहुत सुंदर। और डॉक्टर किशोर दुबे जी ने पुनः हैंड रेज किया है, वो अपना संवाद करें। जी धन्यवाद निरल जी। मैं मुख्य अतिथि जी से सिर्फ एक ही पेश करना चाहता हूँ बात, कि जैसा केदारनाथ का मंदिर है, बीच में ये 300-400 वर्ष वो बर्फ में रहा था, और करीबन 1200 की सदी से वो अभी तक है वैसा ही। इसको आश्चर्य न, जगत का आश्चर्य नहीं माना जाता, और 500-700 साल पहले जो ताजमहल बना उसको आश्चर्य बनाया जाता है, वो करिकुलम में पढ़ाया जाता है। ऐसी जो चीजें हैं, उन चीजों को जब तक हम करिकुलम में नहीं डालेंगे तब तक राष्ट्रवाद प्रखर नहीं बनेगा और जन जन तक नहीं पहुंचेगा। ऐसे उदाहरणों को निश्चित करे और उनको करिकुलम में डालो, स्कूल करिकुलम में डाले, इसका प्रयास हो। अलग से पढ़ाना अलग चीज है, और करिकुलम में, स्कूल करिकुलम में डालना एक बहुत अलग चीज है। उसके लिए प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि पहली बात तो यह है कि तेजो महल मंदिर था। ये ताजमहल के नाम से कभी कोई कब्र हो ही नहीं सकती। महल महल कब्र के साथ नहीं जुड़ सकता कभी भी। पुरुषोत्तम नागेश शोक जी ने बहुत सुंदर काम किया इस पर, और भी अन्य विद्वानों ने, विंसेंट स्मिथ जैसे लोग उस समय लिख गए। कहीं कुछ कोई किसी ने कोई ताजमहल नहीं बनवाया। ये सब आपके हिंदू भवन हैं, और इन हिंदू भवनों के बारे में भी हम अपने राष्ट्र मंदिर में ये स्थान देने जा रहे हैं। आदरणीय बुंदेला जी के पास जो मैंने पुस्तक भेजी, आप लोगों के पास भेज दूंगा, उसमें हम सब इन चीजों को स्थान दे रहे हैं। किस तरीके से हमारे भवनों को, ऐतिहासिक स्थलों को हमसे छीना गया। और इससे ये सच्चाई है जो आप कह रहे थे कि एक ताजमहल को आश्चर्यजनक वस्तुओं में सम्मिलित कर लेना, आश्चर्य में सम्मिलित कर लेना, ये कहीं भी किसी तरीके से भी तार्किक नहीं होता। इससे अनेक ऐतिहासिक स्थल भारतवर्ष में ऐसे हैं जो खूबसूरती में, बनावट में, स्थापत्य कला में बेजोड़ नमूने के रूप में स्थापित किए जा सकते हैं, और उनको हमने उसमें स्थान दिया है। ये राष्ट्र मंदिर आपकी समग्र सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होगा, जिसमें कोई क्षेत्र छूटेगा नहीं। यह जो मैंने एक पुस्तक 200-250 पृष्ठों की, 300 पृष्ठों की लिख दी है, इसमें अनेक चीजों को सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 1 अरब 97 करोड़ वर्ष का जिसका इतिहास हो, जिस देश का, जिस संस्कृति का, उसमें आप कितनी चीजों को ला सकते हैं। तो इसका अभिप्राय हुआ कि शोध की अनंत संभावनाएं, और हम सब आप मिलकर उसको करेंगे। धन्यवाद। जी आदरणीय डॉक्टर RL रावत जी बालाघाट से सादर आमंत्रित। जी धन्यवाद। आज की जो सदन को सादर नमन। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही। साकरे बहन जी ने बहुत बढ़िया योग कराया, और डॉक्टर आर्य साहब, आप निश्चित रूप से बड़ा पराक्रमी और देश के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको इंटरनेट के माध्यम से, अगर ये आपकी जो सारी जो भी हमारी चीजें हैं, इसको अगर हम गूगल पे और दूसरे हमारे ब्लॉग्स पे हम इसको अगर वो करें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब भी कोई इन चीजों पे क्लिक करेगा कि क्या इंडियन हिस्ट्री क्लिक करेगा, तो उसके सामने ये सब चीजें आएगी। तो यही एक निवेदन है, क्योंकि अब हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, तो वो कहीं ना कहीं चीजों को एक्सेस करने में ज्ञान आगे आएगा। और जब हमारा कहीं ना कहीं नॉलेज अगर लोगों तक जाएगा, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये क्या है, और वो जिज्ञासा निश्चित रूप से हमारे इस पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने में मदद करेगी। और आपके इस पराक्रम को पुनः सादर नमन। यही पुरुषार्थ बना रहे, निश्चित रूप से हमारा देश पुनः स्थापित होगा और उस पराक्रम को प्राप्त करेगा जो पहले था। जी ओम। जी आदरणीय RL रावत साहब, डॉक्टर
जी, और अब दिनेश जी सेमवाल जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आएं और आज के मुख्य वक्ता जी संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश जी। जी, जी आदरणीय धन्यवाद। आज के मुख्य वक्ता जी को मैं इस मंच पर अलग रूप में देखता हूँ। इस रूप में देखता हूँ कि वास्तव में जो हमारी गौरव गाथा है और जिसकी आवश्यकता आज वर्तमान है, उसका दर्पण हमें आपके वक्तव्य से दिख रहा है। आदरणीय, ये बातें जब मैं इंटर का विद्यार्थी था, इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, तो तब से लेकर के और जब से मैं विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, मैंने अलग-अलग जगह पे रखी कुछ-कुछ बातें मेरी समझ में, अब मेरी समझ बढ़ रही और आपकी वार्तालाप से, योगहार के मंच से। लेकिन मुझे लगा कि अभी मुझे याद है 1997 का 23 जनवरी, मैंने जब अपने जीआईसी मनसूना स्कूल में बात रखी थी कि जो धारा 370 है, वो हमें बर्बाद करने के लिए रखी गई है। तो मुझे याद है कि अधिक संख्या मेरे गुरुजनों ने, टीचर्स ने मुझे रोका था कि भारत के संविधान की बात है और तुम विज्ञान के विद्यार्थी हो, संविधान की क्या जानो और इस पे तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। एक बात मैंने रखी थी कि जो पाकिस्तान है, तब मैंने पत्र भी लिखा था आदरणीय हमारे तब के प्रधानमंत्री जी को, और अपने जो प्रधानाचार्य जी थे उनसे मैंने पत्र पढ़वाया था। और जब वो मेरे गुरुजन सुन रहे होंगे मुझे इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो ये वक्त वापस लौटा है। तो तब मैंने कहा था कि क्यों ना जो हमने पाकिस्तान को अपनी गलतियों से बेदखल कर दिया है इस भूभाग को, और जो शर्तें थी उन शर्तों को तोड़ करके, तो उन्होंने मेरा जो भाषण है वही काट दिया था। यही बातें मैंने गुरुकुल परंपरा पर आधारित विश्वविद्यालय में जब रखी, तो वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, उनके इशारे पर मेरा माइक कट कर दिया गया था। तो ये बड़ी दुखद है, लेकिन सुखद बात ये है कि ये बातें आगे आ रही हैं। आदरणीय, मैंने तो लड़ाई अपनों से लड़ी है कि जो जातीय व्यवस्था है, एक ही परंपरा में कई जातियां घुसी हुई हैं, लेकिन वो भी अभी पीड़ादायक है और इसको हमारे मन में इतने गहरे से, इतनी जड़ों तक फंसाया गया है कि वो काटना, शायद एक कंपनी बनानी पड़ेगी हमें। जैसे आपने कहा कि उस युवक पांडेय ने एक सेना बना दी थी अवैतनिक, लेकिन मुझे तो लगता है कि एक वैतनिक सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम उस सोच से, उस विचार से और उस ध्येय से थोड़ा तितर बितर हो जाएं, तो हम फिर अपनी जड़ों पर वापस आ जाएं, ये समझने के लिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। कहीं ना कहीं इस कारण से भी हमारे युवा भटके हैं इधर उधर, और हालांकि ये बात तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन मैं फिर समेटना चाहूंगा कि आपका जो साहित्य है हमें पढ़ने को मिले, ये प्रार्थना है। दूसरी बात ये कि जो विदेशियों की कंपनीकरण हुई है, जो कंपनी मुगलताई कंपनीकरण कहे उसे, या फिर ब्रिटिशवाद के साथ जो कंपनीकरण हुआ है, उन्होंने तोड़ने का काम किया है। तो क्यों ना हम एक अखिल भारतीय एक ऐसी यूनिटी बनाएं, ऐसी कंपनी बनाएं जिसके माध्यम से हम अपने ध्येय पर सफलता प्राप्त करें। और दूसरी बात ये कि कंपनियों की शक्ति हमने देखी है, तो क्यों ना हम भी कंपनी के माध्यम से, यूनिटी के माध्यम से इन मिथकों को और इन बाधाओं को तोड़ें। धन्यवाद, प्रणाम। ओम। धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी। महत्वपूर्ण चर्चा, महत्वपूर्ण सुझाव आपका आदरणीय आपने दिया है कि हम निश्चित कंपनी बनाएं और तोड़ें। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपना संवाद करें। जी प्रणाम। आज के मुख्य वक्ता को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने इतनी ऐसी जानकारी आज दी है कि मैं अधिक समय नहीं लूंगी।
इस जानकारी को, जो आपका इतिहास, जो आप अनुसंधान आपका जो चल रहा है और जो सब, ये बहुत शीघ्रता से हमारी नई पीढ़ी के बीच में आना बहुत आवश्यक है। और नई पीढ़ी के बीच में जो खास करके आज बालक है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं और युवा वर्ग है, इनको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और ये जानकारी शीघ्रता से आना आवश्यक है। तो मेरा एक मत था कि दूरदर्शन के माध्यम से, क्योंकि आज बालक बच्चे दूरदर्शन के ऊपर ज्यादा बैठते हैं और उनको इतना गलत मैसेज, इतने गलत प्रकार के एडवर्टीजमेंट और ये सारे दिए जाते हैं, उनका माइंड उसी प्रकार से सेट हो जाता है। तो वहां हमें ये बहुत आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी ये जो सारी आपकी जानकारी है ये बालकों के बीच में जाए, युवा पीढ़ी के बीच में जाए और जल्दी इस प्रकार की क्रांति हो। अदरवाइज बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो इतना भविष्य, वर्तमान परिस्थिति को देख के भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है। तो उसको, अंधकार को दूर करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी इन सब बातों को हमारे बच्चों के बीच में, हमारी युवा पीढ़ी के बीच में फैलाना बहुत आवश्यक है। हम इन ग्रुपों से भी जो जुड़े रहते हैं, सब वयस्क और बुद्धिमान और अधिक उम्र के हम लोग जिस पीढ़ी के हैं, प्रौढ़ वर्ग और वो सब जुड़े होते हैं और हमारे बीच में ये बातें चलती हैं, परंतु और हम समझते हैं अच्छी तरीके से इन सब का भी अर्थ भी और उसका फल भी, परंतु वो अगर भविष्य में सुधारना है तो उस युवा पीढ़ी के बीच में जल्दी से जल्दी, मेरा मतलब है जल्दी से जाना बहुत आवश्यक है, जो कि हम दूरदर्शन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से हम दे सकते हैं। बस यही मेरा एक विचार था। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास बिल्कुल स्मरणीय है और ऐसा लगता है कि इस विषय पे और भी बातें सुनते रहें और जानते रहें, बहुत सी बातों को जानकारी मिलती रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रयास को बहुत प्रणाम और आपका अनुसंधान चलता रहे, हम सबको उसकी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। चूंकि एक कार्यक्रम लगभग चलता रहे, 5 मिनट हमारे ज़्यादा हो गए, सदन से इजाज़त चाहूँगा कि 2 कमेंट और मैं ले लूँ, एक 5 मिनट का और अनुमति प्रदान करें सदन। और मैं इसी क्रम में और बस सूक्ष्म में अपने सवाल करें, संवाद करें। कल मैं निवेदन करूँगा आदरणीय राकेश जी से कि वो निश्चित हम सबका निवेदन स्वीकार करेंगे और कल उपस्थित रहेंगे। तो जो और कई हमारे भाई बहनों के मन में बहुत सवाल हैं। जी आदरणीय सर, प्रीता वो प्रणाली मराठे जी, बहन जी प्रणाली मराठे जी। ओम ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज की योगशाला वीरांगना बहन प्रणीता साखरे जी बहुत उत्तम ली। आदरणीय आपके जो चीफ गेस्ट है, आप जो कार्य कर रहे हो उसको शत नमन, वो बहुत महान है। अभी भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में हमारे जाज्वल्य देशभक्ति इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ मुगलों का इतिहास ही वैसे कि वैसा सिखाया जा रहा है। इसका मैं एक भाग बन रही हूँ, उसका मुझे दुर्भाग्य लगता है कि वो सिखाना पड़ता है मजबूरी में। मुझे तो लगता था कि आदरणीय प्रधानमंत्री आए तो इतिहास तो बदलेगा, लेकिन 10 बरस हुए स्कूली में वो ही इतिहास है। स्कूल से ही जो पहली से 7वीं कक्षा तक बच्चे जाते हैं, उनमें ही पुरुषार्थ जगाना जरूरी है। इसलिए मुझे बहुत बार लगता है कि इतिहास बदलना जरूरी है। ओम, आपने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। वो पुस्तक जो है आपने बताया है, उसका नाम मुझे मिल जाए तो मैं खरीद सकूंगी। ओम प्रणाम। जी आदरणीय राकेश जी, यानी कि है रंजीश का नाम। जी जरूर बहन जी, अभी सारी समस्याओं का समाधान होगा, सारी पुस्तकों के बारे में बताया जाएगा, अभी आगे जुड़ेंगे। मैं आदरणीय अंतिम संवाद के लिए आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संवाद करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम और आज के मुख्य अतिथि जी को भी प्रणाम। बहुत बड़ी समस्या पे चर्चा हो रही है जो देश के लिए और भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की पिक्चरें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लड़कियां हिंदू रहती हैं और हीरो मुसलमान रहता है। बहुत सारी किताबों में उनकी गाथा आज भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पे आज भी हम लोग अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। आज अगर कहीं का पादरी है
और वो अगर कलेक्टर को फोन करता है तो कलेक्टर वहां पहुंच जाता है। और अगर आज कोई मंदिर का पंडित अगर फोन करे तो शायद कलेक्टर कभी नहीं आएगा। ऐसी क्या परंपरा है जो दूसरे धर्म को इतनी इंपॉर्टेंट दी गई? आज दूसरे धर्म में हमारे विधायक, सांसद, मंत्री को बुलाया जाता है तो वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और आज एक हिंदू के कार्यक्रम में आने में उन्हें बहुत अपने आप में ऐसा कमजोर सा महसूस होता है। ये परंपराएं जड़ में ऐसी बीमारियां हैं, ये जड़ की बीमारियां हटानी पड़ेगी। आज कोई आदमी क्रिश्चियन बनना चाहता है, एक राष्ट्रपति, एक आदिवासी राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, उनके संरक्षण में आज हजारों आदिवासी क्रिश्चियन बन रहे हैं। क्रिश्चियन को रोकने के लिए बहुत सारे समूह हिंदू के हैं। अरे आपके कानून में इतनी दम नहीं है कि उसको वहां से रोकें? उनको वहां से रोकना चाहिए। इसकी क्या जरूरत पड़ती है कि उनको जाके हम समझाएं कि भैया तुम धर्म, कल वो मूर्ति पूजा करता था, आज वो मूर्ति पूजा नहीं करता, आज वो संडे को चर्च में जाकर अपना अपना भविष्य देख रहा है। ऐसी क्या चीज है कि उसे भविष्य उस चर्च में मिल रहा है? ये सारी चीजें आज चर्च में सब इंपॉर्टेंट जगह शासन ने दे रखी है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे चर्च में प्रमुख जगह दी गई हो। मंदिरों को छोटी छोटी जगह, राम मंदिर जैसी जगह के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, और दूसरों के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जगह उन्हें दी गई हैं, जो इतनी, अगर भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर जगह किसी को मिली है तो वो आप देखिए क्रिश्चियन लोगों को मिली है। ऐसा क्यों है? इस चीज पे भी मुख्य अतिथि से मैं चाहूंगा कि इस पे जरूर आप प्रकाश डालिएगा। जी ओम, प्रणाम। जी, आदरणीय शरद वर्मा जी का जो सवाल है वो हम सब ने इधर यथार्थ है, घटनाएं हैं, क्षेत्र में घूमे हैं, जाने हैं। आदरणीय महोदय जी अभी इटारसी क्षेत्र में नर्मदापुरम जिले में जब उधर जाते हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, तो वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, बहुत बड़ी संख्या में निरंतरता के साथ चल रहा है, जो हमने और शरद भैया ने जहाँ जाके देखा। इसलिए उनके मन की जो पीड़ा है, जो सही बात है, क्योंकि जो मन वहाँ बैठे हैं केंद्र में, दिल्ली में या सरकारों में, उनको ये पता नहीं है। ये पता है स्थानीय स्तर के लोगों को कि इस बात पर गौर किया जाए। आज का लगभग समय 10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, कल जो शेष रह गए हैं उनकी संवाद होगा, बहुत सवाल होंगे, हमको मार्गदर्शन मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि और हम आगे कल सुनेंगे आदरणीय हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश कुमार जी को। हम भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रण स्थली से। भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से। फिर से कोई दयानंद जैसा ऋषि दिखा दे, भगवान आर्यों को पहली ऐसी लगन लगा दे। ऐसा हो हाल पैदा, खेलें जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दें श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे यह देश मेरा शेरों की बोलियों से। इस प्रकार से हम आगे चलेंगे और कल सुनेंगे। आज यहीं विराम देंगे, और इसके आभार ज्ञापित करने के लिए आज के योग शिक्षक और चीफ गेस्ट का मैं धर्मेंद्र बुंदेला जी को आमंत्रित करता हूं कि आप दोनों का और उपस्थित सदस्यों का आभार ज्ञापित करें। ओम। आप सभी का आज की हमारी योग शिक्षिका दीदी ने बहुत अच्छा योग किया, और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब राकेश कुमार जी जो निरंतर भारतीय संस्कृति और उक्ता भारत के माध्यम से पूरे देश में यह चला रहे हैं संगठन, इसमें हम सभी सहयोगी बने। आज जो डॉक्टर साहब ने अपना अमूल्य समय दिया, इसमें आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी योगाहार के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें और आपको मिलकर इस आंदोलन में इसको जन जन तक पहुंचाना है। इसमें हमारे योगाहार मंच के सभी साथी पूरे देश से ही नहीं अपितु विश्व से इस योगाहार में हमारे साथी जुड़ते हैं। आपकी बात, आदरणीय डॉक्टर साहब की बात पूरे देश में, देश ही नहीं विश्व के कोने कोने तक जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी समय देने का कष्ट करें। आज जो लोग जुड़े सभी ने बहुत गंभीरता से इसको सुना है,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पुस्तकों की सूची है, जो भी जानकारी है, वह उस पर कल भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, है ना। आपका सबसे बड़ा धन्यवाद धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी का है कि जिन्होंने कल हमसे संवाद किया। आदरणीय राकेश जी को तो मैंने टीकमगढ़ में सुना था, जैसे उन्होंने नाम लिया तुरंत हमने जो है कहा कि ये इनको सुनना बहुत जरूरी है माननीय जी को, और बहुत दिनों से इच्छा भी थी आपसे संवाद करने की, लेकिन किसी कारणवश व्यस्तताओं के कारण नहीं संवाद कर सके। और धर्मेंद्र बुंदेला जी का पुनः धन्यवाद कि आपको इस मंच पे लाए। आप सभी का स्नेह आशीर्वाद सदा बना रहे भाई साहब, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जी भाई साहब। आज की घोषणा की जाती है, कल सुबह मिलती है 5:30 बजे। सभी सादर नमन, सादर नमन। ओम 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 नमन, वंदन, अभिनंदन। अभिनंदन। जय जवान जय किसान। जय किसान। किसान को जोर से बोलना चाहिए। अब तो समापन घोषणा हो गई, आप जोर से बोलिए। जय बोलेंगे तो एकदम किसान आ जाएंगे सामने। खुद ही कुछ किसान है। आपको सुनाई नहीं दे रही किसान की आवाज? सुनाई नहीं दे रही आपको? बल तो है उसमें, ताकत तो है, भलाई धीमी आवाज हो। अरे हड़ताल हो जाएगा हाल। ये गर्जना है, उसमें गर्जना है। पानी भेजिए टीकमगढ़ से, पूरा पानी वहां बुलवा लिया आपने इंद्र देवता से। यहाँ